हेलो स्टूडेंट, आज हम स्क्रू थ्रेड चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के चैप्टर नेम स्क्रू थ्रेड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर स्क्रू थ्रेड के हम एमसीक्यू करेंगे आज, ठीक है। तो थ्रेडिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी थ्रेडिंग होती हैं, उसके सबकी हमने ड्राइंग भी बनाई थी। आज हम उससे रिलेटेड उसी के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बेलन की सतह पर कटी चूड़ियों को कहा जाता है। तो बेलन की जो सतह होती है, बेलन की सतह क्या है, मान लो कोई बेलनाकार सतह है, उसकी बाहर सतह पे तो चूड़ियाँ काटो पाओगे आप। अगर मान लो कोई वस्तु खोखली होती तो अंदर की सतह पे, लेकिन कोई वस्तु क्या बेलनाकार है तो उसके बाहर सतह पे चूड़ी काट पाओगे। तो बाहर सतह पे चूड़ी काट पाओ तो उसे क्या कहोगे, एक्सटर्नल थ्रेडिंग। मतलब बेलन की सतह पर कटी चूड़ियों को क्या कहा जाएगा, बाहरी चूड़ियाँ कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, बाहरी चूड़ी। अगला क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, छेद की सतह पर कटी चूड़ियों को कहा जाता है। कोई वस्तु अगर मान लो उसके अंदर वाली सतह पे क्या बना है, छेद बना है, और छेद के अंदर चूड़ियाँ काट रहे हैं तो उसे कहेंगे हम इंटरनल थ्रेडिंग। तो जब किसी होलो वस्तु के अंदर चूड़ियाँ काटी जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम इंटरनल थ्रेडिंग कहते हैं, आंतरिक चूड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आपने देखो जो चूड़ी होती हैं इस तरह से थ्रेडिंग होती है। तो जो चूड़ियाँ बनी होती हैं उसका सबसे ऊपर वाला जो बाहरी किनारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, चूड़ियों के सबसे बाहरी भाग को हम क्रेस्ट कहते हैं, CREST, क्रेस्ट, या फिर हिंदी में से शिखर कहते हैं। और जो चूड़ियों का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं, इससे कहते हैं रूट। नीचे वाले हिस्से को हम रूट कहते हैं, ठीक। तो किसी भी चूड़ी के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे हम, क्रेस्ट, और सबसे नीचे वालों को भाग को कहेंगे रूट, और क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाले भाग को क्या कहते हैं हम, फ्लैंक कहते हैं। तो देखते हैं इससे, चूड़ियों के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, सबसे बाहरी भाग को कहते हैं हम क्रेस्ट, शिखर, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, चूड़ियों के सबसे भीतरी भाग। तो जो चूड़ियों का सबसे भीतरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, पार्श्व, मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैंक। फ्लैंक को किस सतह के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर हम बात करें फ्लैंक को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से फ्लैंक को, मतलब फ्लैंक के लिए ही और क्या कह सकते हैं, फ्लैंक को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम, क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को रूट कहते हैं। तो क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाली जो ये वाली जो भुजा है इसकी, ये वाली जो सतह है, ये वाली सतह क्या कहलाती है, फ्लैंक कहलाती है। तो फ्लैंक को हम क्या कह सकते हैं, शिखर तथा मूल के बीच की दूरी जो होगी आपकी वो क्या कहलाएगी, फ्लैंक। तो फ्लैंक क्या होगा, फ्लैंक किस, क्वेश्चन हमारा है फ्लैंक किस तरह के रूप में परिभाषित किया गया है। तो फ्लैंक को और क्या कह सकते हैं, शिखर और मूल के बीच, मतलब रूट और क्रेस्ट के बीच की दूरी, एक तरह से फ्लैंक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चूड़ियों के शिखर पर मापा व्यास जाना जाता है। इस तरह थ्रेडिंग होती है चूड़ियों का, आपको पता है। इसमें मेनली अगर बात करें, एक जो सबसे बाहरी वाली भुजा होती है ये क्या हमारी, सबसे बाहरी वाली भुजा हमारी क्रेस्ट कहलाती है। और नीचे वाले जो चूड़ियाँ वो चारों तरफ बनी होती हैं, तो नीचे वाले से भी हम चूड़ी वाले से भी इस तरह से दूर ले लें तो क्रेस्ट वाले सभी पॉइंट को मिलाने पे एक लाइन जो बन रही है, तो इनके बीच का जो व्यास होगा, क्रेस्ट के बीच का जो व्यास होगा वो इसका क्या कहलाता है, इसका मेजर डायमीटर होगा। और इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पे जो चूड़ियों का नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे रूट कहते हैं। तो रूट को मिलाने पर जो व्यास प्राप्त होता है आपको, वो व्यास क्या कहलाएगा आपका, माइनर व्यास कहलाएगा। तो समझ आया होगा, किसी भी चूड़ियों का जो मेजर व्यास होता है, बड़ा वाला व्यास जो दीर्घ व्यास है, वो हमारा कौन सा होता है,
चूड़ियों के क्रेस्ट के बीच का व्यास, ठीक है। तो चूड़ियों के शिखर पर मापा व्यास जाना जाता है। चूड़ियाँ इस तरह से होती हैं, चूड़ियों के जो शिखर होते हैं इनका जो मापा गया व्यास क्या होता है, मेजर डायमीटर, दीर्घ व्यास होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 7 है। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूड़ियों के मूल पर मापा व्यास जाना जाता है। चूड़ियों का मूल का मतलब क्या है, चूड़ियों का जो रूट वाला भाग होता है, रूट वाले भाग से मिलकर जो आपको व्यास प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइनर डायमीटर कहते हैं, लघु व्यास। ऑप्शन आपका सी सही होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेलनाकार टुकड़े का व्यास जिस पर चूड़ियाँ काटी जाती हैं उसे जाना जाता है। मतलब किसी भी बेलनाकार, ठीक है, कोई बेलनाकार वस्तु है, उसमें अगर मान लो आपने चूड़ियाँ काट गई, तो चूड़ियाँ काटे जाने पर उससे हम किस व्यास से जाने आएंगे। तो जो बेलनाकार टुकड़े का जो व्यास होगा चूड़ियाँ काटने पर, जो मेन व्यास होगा वो क्या होगा आपका। अगर आप मान लो कोई बेलन है, ठीक, और बेलन पर अगर आपने इस तरह से चूड़ियाँ काटी, तो आप क्या कहेंगे कि बेलन का व्यास कितना है। तो बेलन का जो व्यास होता है वो क्या होगा, ना ही मेजर वाला व्यास होगा ना ही माइनर वाला व्यास होगा। तो किसी भी वस्तु पर अगर चूड़ियाँ बनी होती हैं, तो जो चूड़ियाँ बनाने पर अगर मेजर डायमीटर की बात करें तो ये हो जाता है आपका, लेकिन अब बात करें माइनर डायमीटर का तो ये वाला हो जाता है। लेकिन उसके सिर्फ डायमीटर की बात करी जाए तो आप क्या करते हैं, तो जो आपका क्रेस्ट और रूट के बीच के बिंदु आएगा, सभी चूड़ियों के मध्य के बिंदु मिलाने पर क्या बना होगा, जो व्यास प्राप्त होगा। मतलब सभी चूड़ियों के मध्य के बिंदु को मिलाने पर आपको जो व्यास प्राप्त होता है उस व्यास को क्या कहते हैं हम, उस शाफ्ट का व्यास कहते हैं, या फिर उस बेलन का व्यास, जिसे हम नॉमिनल व्यास भी कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी बेलनाकार टुकड़े का जो व्यास होगा वो क्या होगा, किसी भी बेलनाकार टुकड़े का व्यास ना मेजर डायमीटर होगा ना माइनर डायमीटर होगा, बल्कि मेजर और माइनर डायमीटर के बीच का होता है। यहाँ पर कई बनाएगा, मेजर और माइनर डायमीटर के बीच से जो आपको पॉइंट मिलाने पर जो आपको व्यास प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल व्यास कहते हैं। ये हमारा उस छड़ का या फिर उस टुकड़े का व्यास होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, बेलनाकार टुकड़े का व्यास जिस पर चूड़ियाँ काटी जाती हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, मेजर और माइनर डायमीटर के मध्य के बिंदु से प्राप्त व्यास को क्या कहते हैं, नॉमिनल डायमीटर कहते हैं या अभिहित व्यास कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ और लघु व्यास के माध्य को कहते हैं। दीर्घ और लघु व्यास के माध्य को क्या कहेंगे, ये हम कहते हैं पिच डायमीटर। क्योंकि जो नॉमिनल डायमीटर होता है हमारा, जो मध्य डायमीटर निकाला अभी हमने, नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर का ही दूसरा नाम क्या है, पिच डायमीटर भी इसे कहते हैं। तो पिच डायमीटर के नाम से भी आता है नॉमिनल डायमीटर। तो नॉमिनल डायमीटर की बात हो या फिर पिच डायमीटर की बात हो, एक ही चीज़ है। क्वेश्चन में कह रहा है दीर्घ और लघु व्यास के मध्य को क्या कहेंगे, मेजर और माइनर डायमीटर के मध्य के व्यास को क्या कहेंगे हम, उसे पिच डायमीटर कहेंगे, ठीक है, पिच डायमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10th क्वेश्चन है, चूड़ियों की ढलान होती है, जो चूड़ियाँ बनी होती हैं उसमें जो ढलान होती है चूड़ियों की वो कैसी होती है। अंतराल की आधी होती हैं, अंतराल की 2 गुनी होती हैं, अंतराल की 3 गुनी होती हैं, अंतराल की 1/4 होती हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे आप बात करें सबसे पहले जो चूड़ियाँ बनी है इस तरह से, ठीक, तो जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, ये आप किसी भी 2 चूड़ियों के दांत के बीच की दूरी, ठीक है, जैसे जो चूड़ी बनी है तो चूड़ी में किन्हीं भी 2 थ्रेड की मध्य की जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। किन्हीं भी 2 थ्रेड के मध्य की दूरी को कहेंगे आप पिच। मतलब एक थ्रेड का जो पॉइंट होगा सेम वही पॉइंट अगर सेकंड वाले थ्रेड पर हम लें तो उसके मध्य की जो दूरी प्राप्त होगी उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो वो उसे पिच को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं, अंतराल, ठीक है, अंतराल कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है,
चूड़ियों की ढलान जो होती है, स्लोप जो होता है, इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी? तो देखिए यहाँ पे, अगर मान लो इससे हम 20 से काट दें, पहले देखिए यहाँ पिच कौन सी है, उससे समझ में आ जाए आपको। ये डायग्राम बड़ा हो गया, आप समझ आ जाए। ये क्या हमारी, ये हमारी पिच होगी यहाँ से यहाँ तक, और पिच का आधा हिस्सा कर दें यहाँ से, तो ये क्या दिखा रहा है? ये ढलानी तो दिखा रहा है कि कितना कोण पर ये झुकी हुई है चूड़ी। तो चूड़ी कितने कोण पर झुकी हुई है ये कैसे पता चल जाता है? किसी भी पिच की आधी दूरी लेने पर, मतलब किसी भी थ्रेड के पिच की आधी दूरी लेने पर जो आपको प्राप्त होता है वो क्या होता है? चूड़ियों का स्लोप। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर? ऑप्शन ए होगा आपका। क्वेश्चन क्या रहा था? चूड़ियों की ढलान होती है, तो आंसर होगा आपका अंतराल की आधी। तो जो चूड़ियों की ढलान होती है वो कैसी होती है? अंतराल की आधी होती है। ठीक है, समझ आओ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन है। सीधी चूड़ियाँ बनी होती हैं, सीधी चूड़ियाँ होती हैं, इस तरह से सीधी चूड़ियाँ होती हैं वो। ठीक है, नॉर्मल अगर बात करें, कोई भी साफ्ट है तो इस तरह से जो चूड़ियाँ होती हैं, स्ट्रेट थ्रेडिंग या सीधी चूड़ियाँ, वो किस पर बनी होती हैं? बेलनाकार सतह पे। अगर मान लो किसी टेपर सतह पे होंगी तो उसे क्या कहेंगे हम? टेपरेट थ्रेड कहेंगे, टेपरेट थ्रेड। तो किसी सीधी वस्तु पर जो चूड़ियाँ बनी होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? बेलनाकार चूड़ी कह सकते हैं, बेलनाकार। ठीक है, तो सीधी चूड़ियाँ बनी होती हैं क्या किस पर? बेलनाकार सतह पर। क्वेश्चन नंबर 12 कितना है? 12 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है टेपर, यस, सुंडाकार। सुंडाकार मतलब मैंने टेपर, टेपर मतलब क्या? इस तरह से बिल्कुल सीधी नहीं हो गई, टेपर साफ्ट हो गई। तो इसमें क्या कह रहा है? टेपर चूड़ियाँ बनी होती हैं। जो टेपर चूड़ियाँ होती हैं वो किस पे बनी होंगी? टेपर चूड़ियाँ, टेपर चूड़ियाँ टेपर सतह पे बनी होंगी, शंकु सतह पे बनी होती हैं। शंकु मतलब टेपर सतह पर बनी होती हैं टेपर चूड़ियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है उल्टी चूड़ियों वाला काबला ढिबरी में आगे बढ़ते हैं जब हम उसे घुमाते हैं। तो उल्टी चूड़ियों का मतलब क्या होता है? चूड़ियाँ दो तरह की होती हैं। एक चूड़ियों को डिजाइन इस तरह से करा था कि क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या हो? क्लॉकवाइज घुमाने पर वो आगे बढ़े। और एक चूड़ियाँ होती हैं इस तरह की, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर आगे बढ़े। मतलब नट और बोल्ट जो होता है आपका, उसमें अगर जब चूड़ियों का अरेंजमेंट करना है, आप जोड़ना है, तो जब उसे क्लॉकवाइज घुमाने पर आपके जॉइंट बनेगा तो उसे हम कहेंगे सीधी चूड़ियाँ या सीधा जोड़ भी कहते हैं। लेकिन जब क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने पर जो जोड़ बनेगा उसे कहेंगे अपोजिट जोड़, मतलब विपरीत चूड़ियाँ कहेंगे, उल्टी चूड़ियाँ। ठीक है, तो उल्टा घुमाने पर जो चूड़ियाँ बनती हैं उसे क्या कहेंगे हम? उल्टी चूड़ियाँ। तो उल्टे का मतलब क्या? क्लॉक की डायरेक्शन के अपोजिट। अगर क्लॉक के डायरेक्शन में घूमेगी क्लॉकवाइज, तब तो आपकी सीधी चूड़ियाँ कहलाती हैं। आपका क्वेश्चन है उल्टी चूड़ियों वाला काबला ढिबरी में आगे बढ़ता है, कब बढ़ता है? घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ता है। ठीक है, उल्टी चूड़ियाँ का मतलब क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है सीधी चूड़ियों वाला काबला ढिबरी में आगे बढ़ता है जब हम उसे घुमाते हैं। कैसे घुमाएंगे? घड़ी की दिशा में घुमाएंगे सीधे चूड़ियों वालों को, तब वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, सीधी चूड़ियों को घुमाने पर वो कैसे बढ़ेगा? आगे की तरफ बढ़ेगा क्लॉकवाइज घुमाने पर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15 क्या कह रहा है? एकल प्रारंभ चूड़ियों में अंतराल बराबर है। जो एकल अंतराल चूड़ियाँ होती हैं, मतलब जिसमें चूड़ियों के बीच की दूरी जो होती है वो बराबर होती है। जैसे इस तरह की चूड़ियाँ मान लो, जिसमें हर कह सकते हैं हर एक की जो पिच होगी वो क्या सबकी समान है। तो एकल अंतराल चूड़ियों में बात करें, यहाँ पर मेन क्या होता है? एकल अंतराल चूड़ियाँ यह पढ़ चुके हैं हम। एकल अंतराल चूड़ियों का मतलब क्या है? यहाँ पर जब आपकी जो पिच होती है आपके लीड के बराबर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एकल अंतराल। ठीक, और डबल अंतराल कब कहते हैं? जब आपका जो लीड का मान है एल वो पिच के डबल हो जाए। मतलब लीड का मान जब पिच से डबल हो जाएगा तो कहेंगे उसे डबल चूड़ियाँ, मतलब दुई चूड़ी। एकल चूड़ी में क्या होता है? जो हमारे लीड होता है पिच के बराबर होता है। लीड और पिच होता है क्या असल में? जैसे कोई भी नट और बोल्ट होते हैं,
तो नट बोल्ट क्या होते हैं, जब उससे हम क्या करते हैं, घुमा के आगे बढ़ाते हैं, तो घुमाने पर जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो जितनी एक पिच की दूरी होती है उनकी, तो एक पिच की दूरी के बराबर घुमाने पर ये पूरा चक्कर घूम जाते हैं। मतलब अगर मान लो कोई भी आपका नट बोल्ट है तो उसे पूरा एक चक्कर घुमाने में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, अगर पी के बराबर, पिच के बराबर, तो उसे हम कहेंगे एकल प्रारंभ चूड़ियाँ। मतलब उसे एक चक्कर पूरा घुमाने पर, आपका कोई बोल्ट को एक चक्कर पूरा घुमाने पर वो उस पिच दूरी तय कर रहा है, पिच दूरी आगे बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर, वह है एकल प्रारंभ चूड़ियाँ। तो एकल प्रारंभ चूड़ियों में अंतराल जो है आपका, अंतराल पिच, पिच किसके बराबर होता है, बहन दूरी के बराबर, मतलब लीड के बराबर होता है। तो एकल प्रारंभ चूड़ियों में जो हमारा पिच होगा और लीड के होगा बराबर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, डबल प्रारंभ चूड़ियाँ। डबल में क्या होता है, जो लीड होता है बराबर होता है पिच के डबल के, मतलब एक चक्कर घुमाने पर वो 2 पिच के बराबर दूरी चलेगा आगे। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, डबल प्रारंभ चूड़ियों में घुमाओगे आप तो घुमाने पर ज़्यादा दूरी आगे चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मल्टी प्रारंभ चूड़ियों में, जो मल्टी प्रारंभ चूड़ी होती हैं, मतलब अभी तक सिंगल चूड़ियों की बात हो रही थी, फिर डबल चूड़ियों की बात हो रही थी, अब मल्टी की बात हो रही है। तो मल्टी में क्या होगा, एल बराबर एन इंटू पी। मतलब पिच जो होगा, सिंगल वाले में क्या था, एल पी के बराबर था, डबल वाले में क्या था, पी क्या हो गई थी, 2 गुना हो गई थी, मतलब 2 गुना पिच के बराबर हो गया था लीड। और मल्टी में क्या होगा, मल्टी में मतलब कितना भी हो सकता है, तो एल बराबर एन इंटू पी हो जाएगा। मतलब मान लो 2 गुना है तो 2 गुने में क्या होगा, 2p बराबर हो जाएगा लीड, एक लीड। ठीक है, अगर 3 त्रिचूड़ी है तो 3p बराबर हो जाएगा। मतलब मल्टी मतलब क्या है, एल बराबर एन इंटू पी। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या है, छोटे आकार के छेद में चूड़ियों को इस मशीन द्वारा काटा जाता है। जो चूड़ियाँ कटती हैं वो चूड़ियाँ किसके द्वारा कटती हैं, ये पूछ रहे हैं मेन। तो छोटे आकार के छेद जो होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें जो चूड़ियाँ काटी जाती हैं किससे, खराद से काटेंगे क्या, खराद से तो काटी नहीं जाती हैं, खराद से तो मटेरियल रिमूव करा जाता है। नर्लिंग से, नर्लिंग से भी नहीं करी जाती हैं, नर्लिंग से भी चूड़ियाँ नहीं काटी जाती हैं, ड्रिलिंग से तो होल करा जाता है। मेन क्या है आपका, डाई। तो डाई प्रोसेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, छोटे आकार के छेद में चूड़ियों को काटते हैं। तो डाई प्रोसेस का यूज़ करके चूड़ियाँ बनाई जाती हैं छोटे आकार के छेद में। ठीक, आगे देखते हैं। अब बड़े आकार की बात करते हैं। बड़े आकार के छेद में चूड़ियों को किस मशीन द्वारा काटा जाता है, तो जो बड़े आकार की चूड़ियाँ काटनी होती हैं, बड़ी बड़ी साफ्टों पे बड़ी चूड़ियाँ काटनी होती हैं, वो हम काटते हैं लेथ मशीन का यूज़ करके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20, डब्लू बी एस डब्लू। तो हमने बी एस डब्लू थ्रेडिंग के बारे में पढ़ा था। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी एस डब्लू चूड़ियों में पार्श्व के बीच का कोण। तो बी एस डब्लू थ्रेड देखी थी हमने, बी एस डब्लू थ्रेड में कुछ इस तरह की थ्रेडिंग बन रही थी हमारी। तो बी एस डब्लू जो थ्रेडिंग होती है उसमें इस तरह से, तो इसमें ये वाला जो हमारा, ये दोनों फ्लैंक होते हैं, ये वाला फ्लैंक और ये वाले फ्लैंक, इन दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना होता है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है। एंगल दोनों के बीच का होता है 55 डिग्री, 55 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। तो किसी भी बी एस डब्ल्यू चूड़ी में तो आपको ये चूड़ियों के टाइप्स करा दिए गए थे, तो जिसने पढ़ा है वो आराम से कर लेगा। तो बी एस डब्ल्यू जो चूड़ियाँ होती हैं उसमें जो आपकी फ्लैंक के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 55 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 21, यूनिफाइड चूड़ियों में पार्श्व के बीच का कोण। तो यूनिफाइड जो चूड़ियाँ होती हैं, यूनिफाइड चूड़ियों में कितना होता है कोण, तो ये भी हमने कर लिया था। तो यूनिफाइड में आपको याद रखना है, ये हम ड्राइंग कर चुके हैं इसका। कोई भी यूनिफाइड जो थ्रेडिंग होती थी उसमें जो पार्श्व के बीच का जो कोण होता था, ये वाला जो पार्श्व के बीच का कोण होता था वो कितना होता था उसमें 60 डिग्री होता है। यूनिफाइड चूड़ियों में 60 डिग्री होता है पार्श्व कोण। ठीक है, मतलब थ्रेड एंगल, इसे थ्रेड एंगल भी कहते हैं, या फ्लैंक का कोण भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, एकीकृत चूड़ियों के लिए सैद्धांतिक गहराई कितनी होती है। एकीकृत चूड़ियों के लिए जो गहराई होती है वो कितनी होती है, आंसर होगा हमारा
0.866। एकीकृत चूड़ियों का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर इससे प्रीवियस जो आपका यूनिफाइड चूड़ियाँ हैं, ठीक है, यूनिफाइड चूड़ियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखा है, एकीकृत चूड़ियाँ। ये असल में दोनों एक ही हैं। एकीकृत को हम ये कहते हैं यूनिफाइड कहते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश को ही डायरेक्ट उन्होंने हिंदी में लिख दिया है। तो यूनिफाइड चूड़ियाँ और एकीकृत चूड़ियाँ एक ही है। हिंदी में एकीकृत चूड़ियाँ कहते हैं, इंग्लिश में यूनिफाइड कहते हैं, ठीक है। तो यूनिफाइड चूड़ियाँ जो होती हैं उसमें एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, और लेकिन जो उसकी गहराई होती है, चूड़ियों की जो गहराई होती है, जैसे क्या होता है, कोई भी चूड़ी होती है तो ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है, उसकी पिच कहलाती है। और जो चूड़ियों की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये वाली, ये चूड़ियों क्या कहलाती है, ऊंचाई, या फिर इसे गहराई भी कहते हैं, ठीक है। तो गहराई कितनी होती है, आपको याद रखना है, जो फॉर्मूला है 0.866 पी होती है। तो किसी भी एकीकृत चूड़ियों के लिए सैद्धांतिक गहराई कितनी होगी, 0.866 पी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बी चूड़ियाँ कौन सी है, मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे चूड़ियाँ दी हुई हैं, तो चूड़ियों में से आपको छांटना है कि इनमें से बी शेप की चूड़ियाँ कौन सी होती हैं, ठीक है। तो जो चूड़ियों के डायग्राम है वो आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में चूड़ियाँ होती हैं, तो बी शेप में नहीं। बी शेप का मतलब क्या है, इस तरह से चूड़ियाँ हो। तो हमारा जो स्क्वायर वाला है इसमें तो स्क्वायर फॉर्म में होती हैं, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। नकल में जो थ्रेडिंग होती है वो कैसी होती हैं, नकल में जो चूड़ियाँ होती हैं वो कर्व शेप में होती हैं, इस तरह से कर्व शेप में होती हैं, तो नकल वाला भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। और जो हमारा एक्मे थ्रेड था, एक्मे थ्रेड में भी बी शेप की नहीं होती हैं। तो बी एस डब्ल्यू तो वैसे हम कर चुके हैं, तो बी एस डब्ल्यू में क्या होती हैं, बी शेप में चूड़ियाँ होती हैं। तो जितने भी चूड़ियों के टाइप्स बताए गए हैं आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सभी चूड़ियों के डायग्राम एक बार देख लेना, वीडियो देख लेनी है, उसमें डायग्राम नोट कर लेना अपने पास, और साथ में उनकी डायमेंशन को नोट कर लेना, जिससे इसके बेस्ड क्वेश्चन आराम से आपसे हो सकें। तो किसी भी बी चूड़ियों में अगर हम बात करें, बी शेप की चूड़ियाँ किस में होंगी, इसमें बी एस डब्ल्यू में होंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, बी ए चूड़ियों में पार्श्व के बीच का कोण, चूड़ियाँ होती हैं कौन सी, बी ए थ्रेड। तो बी ए थ्रेड जो होती हैं, बी ए चूड़ियाँ, तो बी ए थ्रेड में जो बीच का कोण होता है, थ्रेड का कोण, थ्रेड एंगल, दोनों फ्लैंक के बीच का कोण कितना होता है, 47.5 डिग्री होता है, 47.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्वेश्चन हमारा जो है, बी ए चूड़ियों में पार्श्व के बीच कोण कितना होता है, आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन, 47.5। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से अगला क्वेश्चन हमारा, यह है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से एकीकृत चूड़ियों का कौन सा हिस्सा गोलाकार होता है। तो आपको बताना है कौन सा हिस्सा गोलाकार होता है। देखो एकीकृत जो चूड़ियाँ होती हैं, एकीकृत चूड़ियाँ जो होती हैं कुछ इस तरह से ही होती हैं, लेकिन जो आपका ये नीचे वाला भाग होता है वो हल्का कैसे होता है, गोल शेप में होता है। तो इनमें से एकीकृत चूड़ियों का कौन सा भाग गोलाकार होगा, शिखर, क्रेस्ट। ये क्रेस्ट वाला तो गोलाकार नहीं होता है, क्रेस्ट वाला क्या, ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग गोलाकार नहीं होता है, और जो फ्लैंक वाला पार्ट है ये भी गोलाकार नहीं होगा। तो मतलब कौन सा भाग गोलाकार होगा आपका, किसी भी चूड़ियों का जो नीचे वाला भाग होता है, इसमें नीचे वाला भाग एकीकृत चूड़ियों में मूल वाला भाग जो होता है, रूट वाला भाग क्या होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा वर्गाकार, ठीक है। स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर चूड़ियों का उपयोग किया जाता है कब करते हैं, हम पावर ट्रांसमिशन में करते हैं इसका, ठीक है। जो हमारी स्क्वायर थ्रेडिंग होती है, स्क्वायर शेप में वर्गाकार जो चूड़ियाँ होती हैं, इसका हम यूज़ कब करते हैं, ज़्यादातर जो पावर ट्रांसमिशन करना हो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं, वर्गाकार चूड़ियों में फ्लैंक अक्ष के साथ का कोण बनाता है। तो इसमें बात करें, हमारा जो वर्गाकार चूड़ियाँ होती हैं, वर्गाकार चूड़ियाँ हैं इस तरह से, तो वर्गाकार चूड़ियों में क्या होगा, फ्लैंक अक्ष, तो जो आपका फ्लैंक अक्ष होगा ये वाला, ठीक है। वर्गाकार चूड़ियों में फ्लैंक अक्ष के साथ का कोण बनाता है, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है वो डायग्राम में कितना कोण बनाएगा, ये वाला जो फ्लैंक वाला भाग है, ये वाला ही तो भाग है फ्लैंक,
तो ये वाला फ्लैंक है जो किस इससे कितना कोण बनाएगा, कितना कोण बनाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी 90 डिग्री। ठीक है, डायग्राम से ही दिख रहा है। तो किसी वर्गाकार में फ्लैंक का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 28 में क्या कह रहा है, ये देखते हैं पहले। 28 में क्या कह रहा है, खराद के लीड स्क्रू में कौन सी चूड़ियों का उपयोग किया जाता है। तो जो खराद की जो लीड स्क्रू होता है उसमें कौन सी चूड़ियों का, जो खराद मशीन होती है, आपने देखोगे खराद मशीन देखोगी, लेथ मशीन। तो जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन में जो आपकी चूड़ियाँ यूज़ करी जाती हैं पावर ट्रांसमिशन में, वो करी जाती हैं वर्गाकार चूड़ियाँ। तो खराद मशीन में स्क्रू में कौन सी चूड़ियाँ होती हैं, वर्गाकार होती हैं। ठीक है, वर्गाकार चूड़ियों का यूज़ होता है उसमें पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। अगला है हमारा 29 क्या कह रहा है, नक्कल चूड़ियाँ। ठीक है, नकल चूड़ियों का संशोधित रूप है। तो जो नकल चूड़ियाँ वो किसका संशोधित रूप है, इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कोई भी जो वर्गाकार चूड़ियाँ हैं जैसे, उसी का ही मॉडिफाइड रूप है कौन, नकल चूड़ियाँ। तो जो हमारी नकल चूड़ियाँ होती हैं वो वर्गाकार चूड़ियों का ही मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी तो ये बताया गया था। तो इसमें आप डायग्राम अगर याद है तो आप जवाब दे सकते हैं आसानी से। तो जो आपका नकल चूड़ियाँ हैं वो वर्गाकार चूड़ियों का संशोधित रूप है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, बटरिश चूड़ियाँ, जो बटरिश चूड़ियाँ होती हैं, बटरिश चूड़ियों की बात हो रही है यहाँ पे। बटरिश चूड़ियाँ कैसी होती हैं, बटरिश चूड़ियों में जो संयोजन होता है वो वर्गाकार भी होता है और बी चूड़ियों का होता है। मतलब बटरिश चूड़ियाँ जो होती हैं, बटरिश चूड़ियाँ कैसी होती हैं, वर्गाकार और बी चूड़ियों का समूह होता है, एक संयोजन होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई कहीं पर बी चूड़ियाँ बनी हैं और कहीं पर वर्गाकार चूड़ियाँ बनी हैं, इन दोनों के संयोजन से जो आपको चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं, जो थ्रेडिंग प्राप्त होती है, उससे हम क्या कहते हैं, बटरेस थ्रेड कहते हैं, बटरेस थ्रेड। तो बटरेस थ्रेड क्या है, एक तरह की आपकी वर्गाकार और बी चूड़ियों का संयोजन होता है इसमें। ठीक है, वर्गाकार और बी चूड़ियों का संयोजन किसमें होता है, बटरेस थ्रेड में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है 31वां क्वेश्चन, बटरेस चूड़ियों का उपयोग इस स्क्रू में किया था, किस स्क्रू में किया जाता है। तो हमें ये बताना बटरेस चूड़ियों का उपयोग कहाँ कराता है, ड्रिल मशीन में तो नहीं कराता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में भी नहीं कराता है, बेंच वाइस में कराता है। ठीक है, बेंच वाइस देखो, आपने एक टूल देखो बेंच वाइस वर्कशॉप में यूज़ होता है। ठीक है, तो बेंच वाइस जो होता है, बेंच वाइस में कौन सी चूड़ियाँ बनी होती हैं, ठीक है, इसमें हमारी बटरेस थ्रेडिंग का उपयोग किया जाता है। तो बेंच वाइस जो होता है हमारा वर्कशॉप वगैरह में यूज़ होता है, ये भी एक तरह का टूल होता है। इसमें जो चूड़ियाँ बनी होंगी तो बेंच वाइस में चूड़ियाँ होती हैं, बटरेस चूड़ियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं 32, बटरेस चूड़ियों में फ्लैंक के बीच का जो कोण होता है तो वो कितना होता है, इसमें 45 डिग्री होता है। तो बटरेस चूड़ियों में फ्लैंक का जो कोण होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री होगा। यहाँ पे आपका आंसर नंबर ए होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला है, एकमे चूड़ियों में शिखर पर मोटाई होती है, जो शिखर की मोटाई होती है, तो जो एकमे चूड़ी बनी होती है उसमें एकमे चूड़ी में जो शिखर वाली जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 0.3707 पी होती है। शिखर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो क्रस्ट वाला भाग है उसकी जो चौड़ाई होगी 0.3707 पी होती है। तो एकमे चूड़ियाँ कुछ इस तरह से होती हैं हल्की। ठीक है, तो हल्की इस तरह से होती हैं एकमे चूड़ियाँ, मतलब ये स्क्वायर शेप में नहीं है। ठीक है, इस तरह से होती हैं हल्की, किस एंगल पर झुकी होंगी। तो इसका जो ये वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है, ये कोण कितना हो, इसके बीच का जो चौड़ाई होता है वो कितना होता है, 0.3707 पी होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो एकमे चूड़ियों में शिखर की जो मोटाई होगी ऑप्शन नंबर बी 0.3707 पी। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, बगल में दिए चित्र, ये आपको चित्र दिया हुआ है, पर सम्मेलन दर्शाता है। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है यह आप बताना है आपको। पहला ऑप्शन है सीधी चूड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है उल्टी चूड़ियाँ, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है तुम्हें से कोई नहीं।
इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो जो आपको साइन दिया है यहाँ पर इस तरह से जो साइन है आपका, तो ये वाला आपको जो साइन बनना है बाहर जो सरफेस का, ये सरफेस आपकी क्या शो कर रही है यहाँ पे, जो चूड़ियाँ बनी हैं वो बनी हुई हैं उल्टी चूड़ियाँ बनी हुई हैं। तो किसी भी लेफ्ट हैंड थ्रेड के लिए आपका सिंबल होता है, ठीक है। किसी भी शाफ्ट पे आपको लेफ्ट हैंड थ्रेड दिखाना है। लेफ्ट हैंड में क्या होता है, जो भी चूड़ियाँ होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ झुकी होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, लेफ़्ट हैंड चूड़ियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो जो लेफ़्ट हैंड चूड़ियाँ उसका ये सिंबल होता है, जो बाहरी सतह आपको दिख रही है सिंबल है लेफ़्ट हैंड चूड़ियों का, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां, वर्गाकार चूड़ियाँ क्या होती हैं। तो वर्गाकार चूड़ियों की बात करें तो वर्गाकार चूड़ियाँ इसमें बात करें कौन सी किस्म होंगी, मैट्रिक थ्रेड नहीं, BSW बी शेप में होती है, ठीक है। एक्मे थ्रेड इसमें तो बिल्कुल नहीं होगी, कर्व शेप में होंगी, और सॉरी इसमें ही तो होती हैं, एक्मे थ्रेड में होती हैं। मेनली अगर बात करें वर्गाकार चूड़ियाँ जो होती हैं एक्मे में होती हैं। इसका डायग्राम अगर बात करें, इसमें हमने कराया था क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, वर्गाकार चूड़ियों का, एक्मे चूड़ियों। तो ये सारे आपको जितने भी चूड़ियाँ हैं, एक्मे थ्रेड हो, सेलर थ्रेड हो, मीट्रिक थ्रेड हो, BSW चाहे BA थ्रेड हो, कोई सी भी थ्रेड हो, इन सब के ड्राइंग आपको बना ही चुके हैं। तो उसमें आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस करें ना करें उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उन सब के डायग्राम रफली एक पेज पर नोट कर लें, ठीक है। ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर एक बार अपने आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो 1 से 2 पेज में अगर आप नोट्स बना लेंगे तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो देख के शॉर्ट नोट्स बना लेना, जिससे आप पेपर में आसानी से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें।